हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। इन दिनों चर्चा में रहे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं हम उनको देखेंगे, चर्चा करेंगे उनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमने कवर करना है शिमला एग्रीमेंट के बारे में। रिसेंट डेज हमने सुना है कि किस तरीके से जो है भारत में और पाकिस्तान के बीच जो भी टेंशन्स क्रिएट हुए हैं उसके बीच में अमेरिका की जो दखल अंदाजी है उसके तहत भारत ने इसको एक सिरे से नकार दिया है और ये कहा है कि हमने किसी भी तृतीय पक्ष की मध्यस्थता भारत पाकिस्तान स्पेशली रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर मुद्दे किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। अगला टॉपिक है रिलेटेड टू आईएमएफ कि आईएमएफ ने हाल ही में पाकिस्तान को दिए हैं फंड्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस क्यों दिए हैं और क्या बेसिस होता है। आईएमएफ से रिलेटेड स्टैटिक्स टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या इनके रोल है, क्या इनके वर्क है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और उसके बाद नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर रेडिएशन। इन महत्वपूर्ण टॉपिक जो पिछले कुछ दिनों में चर्चा के मुद्दे बने रहे हैं इन्हें हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका शिमला एग्रीमेंट से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी जड़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम ये क्वेश्चन डील करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जैसे कि अभी मैंने चर्चा किया, किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकारा नहीं गया है। तो उसका आधार क्या है, किस एग्रीमेंट के बेस पर इंडिया जो है अपनी इस स्ट्रैटेजिक पॉइंट को रखता है। क्वेश्चन है शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था। ऑप्शंस 1971, 1972, 1973 एंड 1974। द करेक्ट आंसर इज 1972। इसका बैकग्राउंड हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडो पाक के बीच जब वार छिड़ी थी 1971, जिसमें बांग्लादेश इमर्ज हुआ था, तभी हमारा ये जो एग्रीमेंट रहा था शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी और आपके पाकिस्तान के हेड के द्वारा उनके बीच में ये एग्रीमेंट किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। शिमला समझौता मुख्यतः किस बिंदु से संबंधित है। अभी की जैसा हमने ये टॉपिक को पढ़ा है, ये जाना है कि इसके बैकग्राउंड क्या थे, कौन सी परिस्थितियां रही थी कि शिमला एग्रीमेंट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वेरी इजी। भारत पाक युद्ध के बाद जो संबंध है उसमें सुधार करने के लिए इंडिया ने और पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट 1972 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये चर्चा किया कि चर्चा में क्यों रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने है जो रिजेक्ट किया है ट्रम्प के किसी भी तरह की मीडिएटरी रोल को नेग्लेक्ट किया गया है और इसकी ऑफिशियल पुष्टि भी हो चुकी है। फाइनली इंडिया मेक्स इट्स ऑफिशियल दैट ट्रंप ने किसी तरीके की कोई बीच में मध्यस्थता का कार्य नहीं किया है। शिमला एग्रीमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम कि ये एक द्विपक्षीय समझौता है। इट्स अ बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि 1972 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड ऑल्सो बिटवीन पाकिस्तान प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच ये एग्रीमेंट किया गया था। इससे कुछ इंपॉर्टेंट एम्स एंड गोल्स क्या रहे थे कि हम तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार 1971 में इंडो और पाक के बीच जो भी वॉर था उसको रोका गया, एलओसी को बॉर्डर माना गया और एलओसी के और उसको बेहतर और विवादों जो भी सीमा संबंधी विवाद है उसको सुलझाने के लिए हमने ये आपसी समझौता किया कि हम किसी भी तरीके की विवाद जो है, जो हमारे जम्मू कश्मीर रिलेटेड है या आपसी किसी तरीके की विवाद है, उसमें हम किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यही कारण है कि चर्चा में शिमला समझौता और क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने की संभावना अधिक है। आगे देखते हैं आईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कि अभी हमने जैसे चर्चा में रहा है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को फंड प्रोवाइड किया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है 2.3 बिलियन की।
इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स टॉपिक्स की क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन ये है कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर बहुतों को ये क्वेश्चंस का जवाब अभी भी नहीं आता। तो इसकी स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में की गई थी, जो कि आपका यूएस में सिचुएटेड है इन कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ सिचुएटेड है। ऑप्शंस है जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस। Where is the headquarter located? Answer is Washington DC. नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ का जो है मुख्य एम क्या है, व्हाट इज द मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ। व्यापार का प्रचार, गरीबी उन्मूलन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा सहयोग और स्थिरता को बनाए रखना, सैन्य सहायता। जैसे कि आप पाकिस्तान की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी है, इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन है वहां पे। उसी के संदर्भ में हमने अभी तक आईएमएफ के बारे में जितने भी न्यूज में देखा होगा, कहीं ये नहीं सुना होगा कि ये व्यापार का प्रचार करने के लिए किसी तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सेकेंड ऑप्शन, गरीबी उन्मूलन, इस तरीके के भी किसी उद्देश्य के लिए आईएमएफ लोन प्रोवाइड नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन इज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा सहयोग और स्थिरता को बनाए रखना। आगे देखेंगे कि आईएमएफ की जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बीओपी क्राइसिस यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की होती है। नेक्स्ट, आईएमएफ के वर्तमान यानी कि 2025 के जो प्रेजेंट डे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है। ऑप्शन इज क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एंड डोमिनिक स्ट्रॉस-काहन। थर्ड ऑप्शन इज उर्सुला वॉन डेर एंड ए ऑप्शन इज अंजिता बोस। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आईएमएफ के जो हेड हैं उनके लिए कुछ इस तरीके की प्रथा बन चुकी है, जिसमें हम देखते हैं कि जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हमेशा यूरोपियन यूनियन से ही होते हैं। इसका सही आंसर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये बुल्गारिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट, आईएमएफ के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चंस आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने दिनों से आईएमएफ चर्चा के विषय बना रहा है। इसका ऑप्शन है 170, 180, 191 एंड 200। करेक्ट आंसर इज 191। आपको ये भी बताना है कि अभी हाल ही में इसका जो नया सदस्य देश है वो कौन है। नेक्स्ट, भारत आईएमएफ का सदस्य देश कब बना। ऑप्शन इज 1945, 1946, 1947 एंड 1950। तो हम जैसा जानते हैं कि भारत जो है वो 1945 में आईएमएफ का सदस्य देश बना था, और इसीलिए भारत जो है वो आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर जाना जाता है। आईएमएफ किस देश को सबसे अधिक वोटिंग पावर देता है। तो आईएमएफ की जो वोटिंग पावर सिस्टम है वो उसकी कोटा सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें सबसे ज्यादा कोटा या यूं कहे सबसे ज्यादा जो एसडीआर मिलता है वो कौन से देश को है। ये बहुत आप गैस भी कर सकते हैं, इट्स अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ के द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधा को क्या कहा जाता है। आईएमएफ कई प्रकार की ऋण सुविधा प्रोवाइड करता है फॉर देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, और फॉरेक्स जो रिजर्व्स है, फॉरेक्स एक्सचेंज है, इसके जो भी प्रणालियां हैं इसको सुविधाजनक बनाने के लिए। तो हम देखेंगे ऑप्शन स्ट्रक्चरल एड प्रोग्राम, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, फॉरेन ग्रांट फैसिलिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक रिलीफ। आंसर इज स्टैंड बाय अरेंजमेंट। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि इट्स अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस It's a short-term financial assistance facility. नेक्स्ट, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो संयुक्त स्थापना है वो किस सम्मेलन में हुई थी।
इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आएगा कि आईएमएफ और किस संस्था को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑल डे फेवरेट क्वेश्चन है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, जिनेवा सम्मेलन, वियना सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन और याल्टा सम्मेलन। इसका सही जवाब है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ का प्रमुख कार्य नहीं है। हमने देखा कि आईएमएफ किस तरीके से जो ऋण की सुविधा है वो प्रोवाइड करता है और किन बेसिस पे प्रोवाइड करता है। ये आंसर देना आपको ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। मुद्रा विनिमय दर को स्थिर रखना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ऋण सहायता प्रदान करना और सैन्य सहायता देना। इसका सही जवाब है, बताइए, पाकिस्तान की जिस तरीके से अभी आर्थिक हालत रही है, हमने देखा है कि उसके यहाँ तो अभी उसने जो भी हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशन्स रही है उससे रिलेटेड इसी टाइम पीरियड में उसे फंड प्रोवाइड किया गया है आईएमएफ के द्वारा। तो बहुत से लोग इसका आंसर लगा रहे होंगे सैन्य सहायता देना। इसका जो आंसर है सही है, सैन्य सहायता देना। ये आईएमएफ का कार्य नहीं है। बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में दिया है तो इसी पर्पस के लिए दिया होगा, हालांकि ये एक गलत जवाब है। नेक्स्ट, आईएमएफ के बारे में कुछ डिटेल्स। जैसा कि अभी तक हमने क्वेश्चंस के माध्यम से देखा, आईएमएफ का जो स्थापना है वो 1944 में हुआ है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसके सदस्य देशों की संख्या अब तक 191 हो चुकी है और जो इसका सबसे न्यूनतम न्यू मेंबर है वो है लिंचेस्टान। इस नेशन के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, ये यूरोपियन नेशन का एक नेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके प्रमुख गोल्स के बारे में चर्चा कर ले कि क्या करता है। वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना इसका काम है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना भी इसका काम है। उच्च स्तर की रोजगार और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना भी इसका एक काम है। सदस्य देशों को भुगतान संतुलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि बीओपी क्राइसिस यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसमें आपके पास व्यापार करने के लिए जो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है उसके भी भंडार नहीं है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो माली हालत कुछ ऐसी है जिसमें पाकिस्तान के पास अब मात्र 3 से 4 महीने तक की फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल है। इसकी जो कार्य प्रणाली है ये क्या करता है, जरूरत पड़ने पर, अर्थात जैसे कि हमने देखा पाकिस्तान की माली हालत खराब है इसलिए ये उसको लोन असिस्टेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और इसमें जो कोटा सिस्टम है जिस आधार पर हमने देखा कि अमेरिका सबसे ज्यादा उसकी जो भागीदारी है और कोटा का जो सुविधा है वो उसको ज्यादा मिला हुआ है। लगभग 17% मैक्सिमम नंबर ऑफ कोटास अलोकेटेड टू अमेरिका। तो इसमें कोटा, और हम एक और टर्म देखते हैं SDR, विच इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ये जो है आईएमएफ की एक एसेट है, इट्स नॉट अ करेंसी, इट्स एन एसेट जो कि कोटा के आधार पर इसको प्रोवाइड किया जाता है। और एसडीआर जो है वो आईएमएफ में अब तक की 5 जो बड़ी मुद्राएं हैं जिन्हें शामिल किया गया है उस आधार पर एसडीआर को एक्सचेंज किया जा सकता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, भारत में जो भारत का रिजर्व बैंक है वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में एसडीआर को भी रखता है। नेक्स्ट, भारत और आईएमएफ की चर्चा हमने की कि भारत एक संस्थापक देश है आईएमएफ का, संस्थापक देशों में से एक है। आईएमएफ से रिलेटेड एक और टर्म जो कि चर्चा में इन दिनों बना रहा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू और ऑल्सो इन इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू टर्मिनोलॉजी।
तो हम देखते हैं कि आईएमएफ का जो ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ये सुविधा आईएमएफ ने कब से शुरू की थी? ऑप्शन इज 1945, 1974, 1991 एंड 2000. द करेक्ट आंसर इज 1974. 1974 से जो आईएमएफ है उसने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की सुविधा प्रोवाइड की है। ये क्यों दी जाती है? जिस जो नेशन है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही होती है, इस आधार को बनाकर आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी के तहत आईएमएफ ने हाल ही के दिनों में पाकिस्तान को $2.3 बिलियन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी जो हमने चर्चा, हमने एक्सप्लेनेशन देख ली। ईएफएफ यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किस उद्देश्य से प्रदान की जाती है? अभी मैंने इसकी चर्चा भी कर दी। तो आंसर इज प्राकृतिक आपदा के लिए तो बिल्कुल नहीं। शिक्षा क्षेत्र को सुधारने के लिए अभी तक ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है जिसमें इसके एजुकेशन को सुधारने के लिए इस तरीके के फंड प्रोवाइड की जाती हो आईएमएफ के द्वारा। बात करते हैं दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों को। हाँ, तो ये आईएमएफ के द्वारा दी जाने वाली फंड्स, जिसमें आईएमएफ जो है वो 2 टाइप ऑफ फंड्स प्रोवाइड करता है। वन इज शॉर्ट टर्म फंड and one is long term. जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो लॉन्ग टर्म फंड से रिलेटेड है, जिसमें लगभग 4.5 साल या 4 साल से लेकर 10 साल की अवधि तक यह ऋण मुहैया कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईएफएफ यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ऋण चुकाने की सामान्य अवधि क्या होती है? The correct answer is 4.5 to लेके 4.5 to 10 years. Next question. एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऋण प्राप्त करने के लिए किसी देश को निम्न में से कौन सा सुधार करना होता है? आईएमएफ जब भी किसी नेशन को ऋण प्रोवाइड करता है उसके लिए कुछ इसके कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशंस ऐसे होते हैं कि आपको अपने यहाँ अपनी इकोनॉमी में कुछ टैक्स रिफॉर्म्स करने होंगे, अपने मार्केट को ओपन करना होगा, एफडीआई को अट्रैक्ट करना होगा, इस तरीके की पॉलिसी बनानी होगी जिससे आपकी इकोनॉमी में सुधार और विकास देखने को मिले। ऑप्शंस के साथ चलते हैं हम। रक्षा खर्च को बढ़ाना, विदेश नीति बदलना, कर सुधार और सब्सिडी में कटौती और जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करना। ऐसे तो कोई टर्म्स हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। कर सुधार और सब्सिडी में कटौती, ये सुधार ऐसे हैं जिनकी अपेक्षा आईएमएफ जब भी किसी नेशंस को लोन प्रोवाइड करता है तो करता है। सही आंसर है सी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किन देशों के लिए अधिक उपयुक्त है? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा इस क्वेश्चन को कि इसकी जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है किन देशों को इसकी जरूरत होगी? वो देश जिनकी माली हालत बिल्कुल तंग है, बिल्कुल खस्ता है, बिल्कुल ऐसे जर्जर हो चुकी है, बिल्कुल विकासशील एवं आर्थिक संकट में फंसे देश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, तो हमने देखा है कि हमने जाना कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों को दी जाती है, उसका आधार है कि गंभीर संरचनात्मक आर्थिक समस्या। और जी हाँ, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इसी स्थिति में अभी है। उसकी जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल नेगेटिव चल रही है। कई तरीके की क्राइसिस देखने को मिल रहा है, फूड क्राइसिस है। और अब तो हमने इंडस रिवर को और इंडस ट्रीटी को हमने थोड़े पोस्टपोन करके देखा है कि कैसे अब उन्हें वाटर क्राइसिस जैसी सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अभी आए दिनों हमने चर्चा में पढ़ा कि अभी पाकिस्तान और भारत दो ऐसे देश जिनके मध्य टेंशन्स देखा हमने, और कैसे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत पे परमाणु आक्रमण कर सकता है।
इसी संदर्भ में भारत आखिरकार पाकिस्तान पर पहले नो फर्स्ट यूज नीति को दरकिनार करते हुए परमाणु हथियार का उपयोग क्यों नहीं कर सकता। इससे रिलेटेड ये टर्म्स करंट का मुद्दा बन गया कि भारत की जो डॉक्ट्रिन रही है नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि इस डॉक्ट्रिन को भारत ने कब अपनाया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है भारत के इतिहास में। ऑप्शन है 1974, 1991, 1998 और 2003। The correct answer is 1998. It is related to पोखरण में हमने कैसे परमाणु हथियार परमाणु बम विस्फोट किया था। भारत ने पोखरण परीक्षण के बाद 1998 में अपने नो फर्स्ट यूज नीति की घोषणा की थी, जिसमें भारत ने बताया था कि भारत जो है वो एक क्रेडिबल नेशन है जो कि किसी भी ऐसे देश के विरुद्ध परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा जो कि परमाणु संपन्न देश नहीं है। भारत की डॉक्ट्रिन विश्व प्रासंगिक है आज के इस बदलते परिदृश्य में, जहां जो भी देश हैं एक दूसरे को यही धमकियां दिए जा रहे हैं कि हम परमाणु हथियार से आक्रमण कर सकते हैं। इसमें भारत की ये डॉक्ट्रिन प्रासंगिक है। हालांकि इससे कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश नो फर्स्ट यूज सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ये बहुत बेसिक सा और बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडिया तो नो फर्स्ट यूज का जनक है। चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। वैसे तो नो फर्स्ट यूज जो है वो पालन नहीं करता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर मेजरली पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कहता है फर्स्ट यूज न्यूक्लियर, है ना। वो उसे जरूरत पड़ेगी तो वो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग पहले ही परमाणु हथियार से आक्रमण कर सकता है। इसकी चर्चा में रहने का कारण भी हमने बताया कि कुछ क्वेश्चंस ये बने जा रहे हैं। अभी हालिया दिनों में हम देख रहे हैं ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान जो है वो परमाणु हथियार का प्रयोग भारत के खिलाफ करेगा, और क्या भारत की डॉक्ट्रिन कहती है। इसी संदर्भ में हमने देखा कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जिसकी ओरिजिन कब हुई थी और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहता क्या है। इसके आगे में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स देखते हैं जिसमें पाकिस्तान ने कभी भी इस नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को स्वीकार नहीं किया है और वो उसकी जो नीति है वो फर्स्ट यूज पॉलिसी की रही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत की परमाणु नीति का आधार क्या है। ऑप्शन है अग्रेसिव, सेकंड है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, थर्ड है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस और फोर्थ है नो डेटरेंस। इसका सही जवाब है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, अर्थात भारत जो है वो विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध की डॉक्ट्रिन या सिद्धांत पर भरोसा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की 2003 की परमाणु नीति के अनुसार परमाणु हथियार का प्रयोग किनके विरुद्ध नहीं किया जाएगा। भारत ने 1998 में नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को 2003 में दोबारा रिपीट किया और ये कहा कि हमारी जो नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन है हम उसी पे तटस्थ हैं और हमारी जो नीति है वो उन देशों के विरुद्ध नहीं रहेगी। हालांकि इसका जवाब इस प्रश्न में, पहले आप इस प्रश्न को डील करें, इसके बाद हम इस जवाब के पास आते हैं। ऑप्शन है आतंकवादी समूहों के विरुद्ध, शांति समझौता करने वाले देशों के विरुद्ध, गैर परमाणु देशों के विरुद्ध, सीमावर्ती देशों के विरुद्ध। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज गैर परमाणु देशों के विरुद्ध। नेक्स्ट ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसकी घोषणा हम देखते हैं 1998 में की गई थी। इससे रिलेटेड जो कि अटल जी की सरकार उस समय रही थी और अटल जी ने बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया था अपने परमाणु परीक्षण का, और उसके बाद उन्होंने कहा था अपने सिद्धांत को, ये पूरे विश्व को दिखाया था कि भारत एक विश्वसनीय परमाणु संपन्न देश है।
भारत की रणनीति जो है वो हमेशा न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम जो है वो डेटरेंस की रही है, और एक हम क्रेडिबल नेशन है, हम एक जिम्मेदार देश हैं जहां हम आगे से आप पे परमाणु हथियार के द्वारा आक्रमण नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि आप जब तक हम पे ना करें अटैक, राइट। तो पाकिस्तान इसी को आधार बनाकर अभी रिसेंट टाइम में हमने देखा है काफी धमकियां दिए जा रहा था कि हमारे पास कई तरीके की परमाणु वेपन्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं। परमाणु विकिरण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे प्रभावी होता है? ये स्टैटिक्स क्वेश्चन है जो रिसेंट में रहे करंट मुद्दों से लेकर बने हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कि पाकिस्तान में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक जो हुए हैं उनमें भारत की जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर परीक्षण स्थल है उसको शायद हिट किया गया है। भारत ने हालांकि इससे ना कंप्लीटली डिनाई किया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि भारत के द्वारा नहीं की गई है। तो क्वेश्चंस को देखते हैं हम। इसके ऑप्शन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी ये भी देखा गया कि मिस्र के कुछ जो आपके वाहन हैं एयर वेज के माध्यम से पाकिस्तान के उस लोकेशन पे कई ऐसी एलिमेंट्स को लाया गया है जिसके माध्यम से शायद परमाणु रेडिएशन को कम किया जा सके। हालांकि ये सिर्फ अफवाह है, इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, किंतु ये करंट का एक मुद्दा रहा है। न्यूक्लियर रेडिएशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आने की संभावना हो सकती है। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि किस इफेक्टिव माध्यम से हम न्यूक्लियर रेडिएशन को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। ऑप्शन है प्लास्टिक, पेपर, लेड एंड एल्यूमिनियम। आंसर है लेड। लिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिड का छिड़काव किया जाता है जहां भी न्यूक्लियर रेडिएशन जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। Next, which one of the following process helps in radiation control in a nuclear plant? किसके प्रयोग से हम न्यूक्लियर प्लांट में विकिरण को नियंत्रित कर सकते हैं? आंसर ग्रेफाइट छड़ के उपयोग से। कहते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो एक न्यूक्लियर वो एक मंदक का भी काम करता है और इसी कारण से न्यूक्लियर में होने वाले रेडिएशन को भी कम करने में ग्रेफाइट के इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चर्चा में रहा यही मुद्दा। हालांकि अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जो कि अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसने इस तरीके की किसी भी घटना को नकारा है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति पाकिस्तान के क्षेत्र में देखने को नहीं मिली है। और पाकिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान का एरिया है किराना हिल्स। इट्स इम्पॉर्टेंट। अब तो ये चर्चा में रह गया कि किराना हिल्स वेयर इट इज लोकेटेड, चर्चा में रहे इस स्थल को बताएं। तो किराना हिल्स इज लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड इट इज लाइक इसके आसपास पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण स्थल बनाए हैं। निम्न में से कौन सी एजेंसी जो है वो परमाणु विकिरण सुरक्षा का वैश्विक स्तर पर निरीक्षण करती है? ग्लोबल लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो कि इस तरीके की रेडिएशंस पे नजर रखती है, न्यूक्लियर से रिलेटेड सारे ही महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर रखती है। ऑप्शन है WHO, यूनेस्को, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। Which one is correct? The correct one is International Atomic Energy Agency. यह जो है वो परमाणु सुरक्षा, विकिरण और परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग की निगरानी करती है। इसका ये काम है कि इस तरीके की गतिविधियां, जैसे कि अभी हाल ही में जो कि पाकिस्तान में रूमर्स चल रहे थे, क्योंकि अब इसे एक सिरे से नकार दिया गया है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। तो ये उसका काम है। किराना हिल्स जो कि सरगोधा प्लेस है विच इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। 1980s और 1990s के दशक में बोला जा रहा है कि परमाणु परीक्षण पाकिस्तान ने ऑपरेशन चांगी के तहत किया था। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई तरीके की अफवाहें फैली है, जैसे कि मैंने चर्चा आपसे किया है।
और इस सारे ही जो भी रूमर्स हैं इसको एक सिरे से नकार दिया गया है। तो ये रहे अब तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज डेज करंट इवेंट्स। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से क्वेश्चन बनाने की जो प्रवृत्ति रही है, स्टैटिक्स को उठाकर क्वेश्चंस बनने की संभावना रही है, हमने अब तक के चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित क्वेश्चंस बनाए हैं। आपसे आपको इसमें रिवीजन करने की जरूरत है, इस इंपॉर्टेंट कुछ साइट्स है उसको अपने दिमाग में रखने की जरूरत है, और इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर किया है। तो थैंक यू फॉर द सेशन एंड चलिए आगे के मुद्दों को हम और अगले सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।